बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, सानिया मोटरवे का फैसला आ गया। एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने उन दो दरिंदों आबिद मल्ली और शफकत अली को सज़ाए मौत सुनाई है। इसके साथ साथ 14 साल कैद भी सुनाई है। नाज़रीन, बतौर एक माशरा अगर हम गेज करें कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, हमारी रविश क्या है, हमारे इक़दार क्या थे और हम लोग बहसीत कौम किस तरफ जा रहे हैं, तो ये सोचना बड़ा ज़रूरी है इस वक्त हम सब का कि हम लोगों ने अपने आइंदा आने वाली नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं, क्या एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहे हैं उनको कि आइंदा ऐसे सानिहात वाक़यात रूनुमा ना होए। इसमें बतौर माशरा हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, इस पर भी बात करेंगे। सेकेंडली, यूसुफ रज़ा गिलानी को इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च को बमा उनके बेटे अली हैदर गिलानी बुला लिया है और उस पर देखेंगे अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वो जो वीडियोस इनके बेटे की तरफ से लीक हुई थी जिसके अंदर पैसों के लेन देन की बात थी, तो ये बातें अब कहाँ जाती हैं। ये जो रिट थी ये की गई थी हुकूमती वज़रा की तरफ से, इस पर भी बात करेंगे। मरियम नवाज़ को नैब ने बुलाया है एक और केस के अंदर, जिसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये कहना है कि नैब री इंजीनियरिंग का इदारा है, लॉन्ग मार्च होना चाहिए और इस्तीफ़ों के ऊपर बात हो सकती है। ये इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर ये बयानिया भी सामने आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुकूमती वज़रा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिज़ाइन की बातें कर रहे हैं और उनका ये ख्याल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिज़ाइन कर देना चाहिए। चीज़ें कहाँ जाती नज़र आती हैं और आइंदा आने वाले दिन जो हैं वो हुकूमत के लिए या अपोजिशन किसके लिए भारी होंगे, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में नाजरीन मेरे साथ हैं एयर वाइस शहजाद चौधरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और मोना आलम एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं। और प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में मेरे साथ होंगे शारिक जमाल खान, DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर। नाज़रीन, इन सबसे बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब ने और मोना आलम ने। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। शहजाद चौधरी साहब, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम यू सर। कल ATC का फैसला आया सानिया मोटरवे पे और दो जो दरिंदे थे आबिद मल्ली और शफकत अली, उनको सजाए मौत दी गई, 14 साल की कैद भी सुनाई गई। जस्टिस हैज़ प्रिवेल्ड, बड़ा टाइमली ये चीज़ मैनेज की गई। 3 हफ्ते के अंदर इसकी हेयरिंग हुई जो कि हम सारों ने उसको मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन इसका जो रिजल्ट आप अब देखते हैं, व्हाट डू यू वांट टू कमेंट ऑन दैट जी? मंसूर, देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इन दरिंदों का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था। और ये कहानी गो के हमारे माशरे में कहीं ना कहीं पे हमेशा रही है, लेकिन जिस तवातर के साथ पिछले चंद सालों में इसका इजहार हुआ है, और गालिबन उसकी वजह मीडिया है कि मीडिया में रिपोर्ट बड़ा जल्दी हो जाता है और पता लग जाता है इन चीज़ों का। लेकिन ये कहानी जब ज़ैनब से शुरू हुई थी, उसके बाद से लेके अब तक, और ज़ैनब का चूंकि बहुत हाइप क्रिएट हुआ था और पूरे मीडिया में उस पर डिस्कशन और बहस शुरू हुई, और बहुत दर्दनाक, हर कहानी ही दर्दनाक होती है, लेकिन ख़ास तौर पे वो वाला जो वाक़या था, उसके बाद से लेके अब तक कितने और बच्चे बच्चियाँ इस दरिंदगी से गुजर चुके हैं। अब मेरा सवाल, इसमें कोई शक नहीं कि ये तो था ही इस काबिल कि जिस अंजाम पे ये पहुंचे, और अल्लाह करे कि ये जो सज़ा है ये जल्दी से जल्दी दे दी जाए, क्योंकि सज़ा वक्त पे ना भी दी जाए तो उसका असर भी ख़त्म होता रहता है। उसका जो ज़ैनब का वायलेटर था, बदकिस्मती से यानी उसको भी सज़ा मिल गई और वो भी फांसी चढ़ गया, लेकिन जब वो चढ़ा तो हमें को उस वक्त तक वो वाक़े को भूल चुके थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी आफ्टर डिस्पाइट द ड्यू प्रोसेस, लेकिन एक एक्सपीडियंसी भी होनी चाहिए जिसमें कि आप मेक श्योर करें कि वो उसका जो नतीजा है, जो आप सज़ा से हासिल करना चाहते हैं, उसका असर आ जाए। तो ये एक चीज़। दूसरी बात ये कि दूसरी बात एक और जो चीज़ मैं ऐड कर दूं वो ये है कि पुलिस हमारे यहाँ आम तौर पे हमेशा ये समझा गया है, और ये बड़ी हद तक दुरुस्त भी है, कि थानेदार को अपने इलाके का मुकम्मल पता होता है, होना चाहिए, होता रहा है। अब अगर नहीं है तो बहुत बड़ा फेलियर है,
और अगर थानेदार को अपने इलाके का आज भी वैसा ही पता है जैसे पहले पता होता था, तो कोई वहाँ चिड़िया पर नहीं मार सकती। या आबिद मल्ली हो या कोई और हो, वो कैसे 3 माह या 1.5 माह या 2 माह गायब रह सकता है? बिल्कुल ठीक। ये सवाल पुलिस की पर फंक्शनिंग पे, पुलिस के मामलात के ऊपर अभी भी उठता है, और उसका जवाब खातिर खा तरीके से पुलिस के जो बड़े हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े हैं, उनको ढूंढना चाहिए और ये देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मोना, आपकी तरफ आता हूँ। मीडिया ने हाईलाइट कर दिया, मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, और इस तरह बहुत सारे केसेस हैं जिनको मीडिया हाईलाइट करता है, सो उसके ऊपर फोकस हो जाता है। रोज़ाना की बेसिस के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर ऐसे कितने दरिंदे फिर रहे हैं और ऐसी कितनी माओ बहनों बेटियों की इज्जतें पामाल हो रही हैं। इस निज़ाम को एड्रेस करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? क्या, क्योंकि हमने देखा है लॉ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, ये 3 हफ्ते में फैसला आया है, और 3 हफ्ते का फैसले के बाद मेरे ख्याल में कल से लेकर आज तक पूरी कौम खुश है कि इस दरिंदे के साथ, ऐसे दरिंदों के साथ यही कुछ होना चाहिए था। क्या कहेंगी? बिल्कुल, पहले तो ये कि कौम को और हम सबको इस बात पे मुबारकबाद बनती है कि फाइनली इस चीज़ का फैसला आया, और जो इसमें गुनहगार थे उनको सज़ाए मौत जो कि वो ड्यूली डिज़र्व करते थे वो उनको दी गई है। मैं 100% इत्तेफाक करती हूँ कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये, क्योंकि अगर मुआशरे की सतह पर या सोसाइटल लेवल पर अगर हम चाहते हैं कि इसका एक अच्छा इम्पैक्ट आए, भारी भरकम इम्पैक्ट हो, डेटरेंस का काम करे ये सज़ा, तो वो जल्द से जल्द होनी चाहिए। तो ये पहले तो उम्मीद हमें लगानी चाहिए। दूसरा, जो आप बात कर रहे हैं कि इसमें ओवरऑल हमें क्या करने की ज़रूरत है, देखें, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जो 2 मेन परपेट्रेटर्स थे, इनको तो हो जाएगी सज़ाए मौत, और ये सज़ाए मौत जो इनकी जो सज़ा है वो इनको दे दी जाएगी। लेकिन बात ये है कि हमें कुछ सोच भी बदलनी है। हमें अगर मुआशरती तौर पर फॉर गुड ये तमाम चीज़ें ख़त्म करनी है, ख़वातीन को महफूज करना है, और बहुत सच्ची बात ये है कि किसी भी मुआशरे का, उसके अच्छे या बुरे होने का एक बहुत अहम पैमाना ये होता है कि उस मुआशरे में, उस मुआशरे की ख़वातीन कितनी महफूज हैं। तो अगर हमने अपने आप को एक अच्छा मुआशरा इस पर्सपेक्टिव में साबित करके बताना है, अपनी ख़वातीन को अश्योर करना है, तो उसके लिए मुझे लगता है, जो जिसे कहते हैं ना, बहुत दूर की बात है। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। इस पे भी आप देख लें कि पार्लियामान में हमारी 100 दफ़ा डिबेट हो चुकी है कि जी ये जो चाइल्ड मोलेस्टर्स हैं या जो पीडोफाइल्स हैं, इनकी सज़ा क्या होनी चाहिए। इसके ऊपर भी मुझे लगता है कि एक तो कंसेंसस हमें पार्लियामानी सतह पर मजीद क्रिएट करना चाहिए। एक ऐसी सज़ा देनी चाहिए जो कि सबके लिए डेटरेंस का काम करे। दूसरी बात, मैं चाहती हूँ उस तरह के सोच भी मर जाएं जो कि हमें गालिबन सीसीपीओ लाहौर की तरफ से इस वाक़ये के बाद हमें नज़र आई थी कि खातून घर से अकेली क्यों निकली और इस टाइम पे क्यों निकली और पेट्रोल क्यों नहीं पूरा था उनकी गाड़ी में, वगैरह वगैरह। मतलब इर्रिस्पेक्टिव कि किन हालात में कोई घर से अपने निकल रहा है, वो खातून हो, मर्द हो, बच्चा हो, जवान, बूढ़ा, कोई भी हो, उसको उसकी इज्जत, उसके माल, उसकी जान की तहफ़्फ़ुज़ करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, जिसको अगर वो जिम्मेदारी चूक जाए स्टेट करने से, खुदा न ख्वास्ता, जैसे कि इस केस में हुआ, या किसी के साथ ज्यादती हो जाए, उसकी आई एम सॉरी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती। तो मुझे लगता है सबसे पहले मुआशरे में हमने उन लोगों को भी, उस सोच को भी हमने मारना है जो कि उल्टा विक्टिम के ऊपर उल्टा ब्लेम करती है। विक्टिम ब्लेमिंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये जो विक्टिम ब्लेमिंग वाली बात है, ये बिल्कुल ठीक मोना कह रही हैं, बिकॉज इसी के ऊपर जब हमने उस सीसीपीओ की जब रिमार्क्स आए थे, तो उसके बाद हमें याद है कि हमने आईजी साहब जो पंजाब के हैं, उन्होंने फिर कमेंट्स दिए थे कि ऐसे कमेंट्स या ऐसे रिमार्क्स नहीं होने चाहिए। अच्छा चौई साहब, थोड़ा सा मुझे आगे जाने की इजाज़त दीजिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर 2 साइडों से इस वक्त चीज़ें चल रही हैं। एक ऑपोजिशन के केसेस हैं और उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को बुलाया, ये मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन हुकूमती वुज़रा कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिज़ाइन कर देना चाहिए। सर, सवाल ये है कि आज आपने इनको अपॉइंट किया, आज 2.5 साल बाद आपको याद आ रहा है कि ये सईद मेहदी साहब का दामाद है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू नवाज शरीफ थे। आज आपको याद, और थोड़े दिनों बाद आपको याद आएगा कि जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं और जो चेयरमैन सीडी हैं वो सईद मेहदी साहब के बेटे हैं। सो ये आफ्टर थॉट्स आ रही हैं या कोई आपस में इनकी इंटरनल एम्बिग्विटी है चीज़ों को लेकर? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसके अंदर कुछ एंटिसिपेट करते हुए, जैसे कि जुमला मोतरज़ा डाल दिया जाता है, जुमला मोतरज़ा डाल दिया गया कि हमें भी इस इलेक्शन कमीशन पे कोई एतबार और एतमाद नहीं है। अजीब सी बात है, गवर्नमेंट खुद इन पावर है, गवर्नमेंट के अपॉइंटेड लोग हैं या कम से कम उनकी मर्जी और मंशा के साथ अपॉइंटेड लोग हैं,
तो फिर क्या वजह है कि आप असल में सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, हमारे सबसे बड़ा मसला क्या है? मेरे पास ताकत है इसलिए मैं जो चाहे जिस तरीके से चाहे करूं या करवाऊं। डस्का एक बड़ी ही पुअर मिसाल थी ये किसी भी पार्टी के लिए, लेकिन खास तौर पे उस हुकूमत के लिए जो कि बिल्कुल शफाफियत की तरफ और इंसाफ की तरफ देखती है, और वो ऐसे हरबे और ऐसे काम नहीं करना चाहती या वो क्लेम करती है कि वो नहीं करती जिस तरीके से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, और वो पीएमएलएन की तरफ इशारा करते हैं। यहाँ पर तो ये पकड़े गए और पकड़े इतने बुरे तरीके से गए कि अगर आपको कुछ करना भी है, और ये हमारे देहात का कल्चर है, हमारे पंजाब का कल्चर है, लेकिन उसके अंदर भी कोई तरीका होता है, कोई नकल मारने के लिए भी अकल चाहिए होती है, कोई बेईमानी करने का भी अंदाज होता है। ना ये इनको बेईमानी आती है, ना तरीका आता है, ना, और उसके बाद फिर शोर। तो कहना ये चाहिए कि वो पंजाबी क्या है कि चोर भी आप हैं और शोर भी आप मचाते हैं। चोर मचाए शोर वाली बात पंजाबी तो मैंने नहीं बोली, उर्दू वाला बता देता हूँ, चोर मचाए शोर वाली बात है भैया इसमें डस्का के मिसाल के अंदर। लेकिन कोई वजह नहीं बनती। इलेक्शन कमीशन, हमें आदत होनी चाहिए इदारों को इंडिपेंडेंट रखने की और मजबूत रखने की, ताकि वो अपना काम सही तरीके से कर सके। तभी मानेगा हारने वाला कि हाँ मैं जेन्युइनली हारा हूं, और जीतने वाले को पता होगा कि वो जेन्युइनली जीता। बिल्कुल ठीक है। मोना, जो अभी बात हो रही है, मैं आपको कल की एग्जांपल देता हूं, परसों बल्कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया, अपने प्रोग्राम के एंड पे इन्होंने डिप्टी कमिश्नर सरगोदा को चेंज कर दिया। उसके बाद उसका जो ऑर्डर था वो कैंसिल हुआ, बिकॉज वहां पर इलेक्शन अनाउंस हो गए हुए हैं और एज पर इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस आप ब्यूरोक्रेसी को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन कल इन्होंने कमिश्नर सरगोदा को चेंज कर दिया। सो माई पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज दिस कि क्या आपको पता नहीं, या आपको बताया गलत जा रहा है, या सब कुछ जानते बूझते आप ये एडवेंचरिज्म कर रहे हैं? देखें, अभी ये जो चीज है ना, ये मैं समझती हूँ बहुत बड़ा पेंडोरास बॉक्स है, और गालिबन इसका जो जवाब है वो इतना आसान भी नहीं है जितना हम समझते हैं, या फिर हम काफी दफा स्वीपिंग स्टेटमेंट्स के तौर पर दे जाते हैं। एक तो बात बड़ी सीधी सी है कि नैब के ऊपर, जो नैब है वो भी तो एक इदारा है ना स्टेट का, वो जो कार्रवाइयां करता है उसके ऊपर अपोजिशन को एतराज है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बेसिकली ये उनसे गिला है कि जी सेनेट के इंतखाबात में उन्होंने जो हुकूमत की बात थी वो नहीं उस तरह से मानी कि जी कोई बैलेट जो पेपर्स हैं उनको कोई सीरियल नंबर से मुंसलिक कर दें या कोई बार कोडिंग कर दें, तो इस वजह से वो उनका गिला, गवर्नमेंट का गिला इलेक्शन कमीशन के साथ है। बहरहाल ये बात हमेशा हम मुतअद्दिद मर्तबा देख चुके हैं। इससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं, अभी तो ये हुकूमत का गिला, इससे पहले जीबी इलेक्शन, अब से कितना महीना दूर हुए थे, मतलब अभी तो हुए जीबी इलेक्शन। जीबी इलेक्शंस में उस वक्त ये तमाम गिला बिलावल साहब का, मरियम साहिबा का, अलबत्ता ये कि जो पूरी जो गोया जो पीडीएम है उनका गिला था ये इलेक्शन कमीशन से कि जी आपने हमारे तरफ से इंतखाबात ठीक नहीं कराए। काफी जगहों पे ये गिला किया गया कि जो वोटर्स हैं वो ज्यादा बताए गए हैं जिस किसी भी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये गिला। उससे पहले और पीछे चले जाएं, फॉरेन फंडिंग केस, जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पे उस तरह से पेशरफ नहीं कर रहा जैसे पोजीशन एक्सपेक्ट करती है। कहने का मेरा सिर्फ मकसद ये है कि जो इदारा, जिसको भी उसके जो रिजल्ट्स हैं या जो उसके फैसले हैं जिस भी पार्टी को सूट नहीं करते, वो उस इदारे से इसी किस्म के मांग भी करते हैं, इसी किस्म के उनके हवाले से बातें भी की जाती हैं। तो ये तो एक रूल ऑफ थंब है जो हमें नजर आता है, एंड आई थिंक इट हैज टू एंड। अगर इस वक्त हुकूमत ये मुतालबा कर रही है इलेक्शन कमीशन से, तो गालिबन हुकूमत की ही मिसाल देके तो फिर अपोजिशन भी कल मुतालबा कर सकती है कि जी नैब चेयरमैन भी मुस्ताफी हो जाए। ये मामला कहीं ना कहीं सुलझना होगा। ये तमाम वही जमातें हैं जो कि इस्लाहात किसी इदारे की नहीं करना चाहती हैं। नैब की तरमीम का क्या हाल हुआ आप वो देख लें। जो इलेक्शन कमीशन की इलेक्शंस एक्ट 2017 के बाद इन तमाम पार्टीज ने इसको अप्रूव किया, उसके बाद उसी के तहत जो कराए हुए 2018 के इंतखाबात थे वो कंट्रोवर्शियल बन गए। फिर उसके बाद अब तो कुछ करें, अब भी कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। तो इसका सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है मंसूर। ठीक हो गया। शहजाद जोई साहब, जो चीज़ें मुझे सूट करती हैं, जो अदारों के फैसले मुझे सूट करते हैं, जो अदारे मेरे साथ अच्छे हैं, सो दे आर गुड और वो न्यूट्रल हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा है कि जी नैब री इंजीनियरिंग का अदारा है और उससे पहले नैब ने मरियम नवाज की हेयरिंग कॉल की है। सो उसको लिंक करते हुए उन्होंने कहा जी नैब री इंजीनियरिंग का अदारा है। इज दैट अप्रोच करेक्ट, या मुझे शायद गलत फील हो रहा है? नहीं, शायद हो। अगर मान लेते हैं कि है री इंजीनियरिंग का इदारा बन गया है, मकसद तो नहीं था, बनाया तो इसलिए नहीं था, लेकिन बन गया है, ठीक तो अच्छा, अब उसको ठीक किसने करना है? मैं और आप तो कर नहीं सकते। एब्सोल्युटली। वी डोंट सिट इन दी असेंबली। असेंबली में बैठ के ही करना है, जिसने करना है। कवानीन तब्दील वहां पे होते हैं, वहां पर कवानीन तब्दील होंगे तो फिर ये नैब शायद सुधर जाए। अब वहां पे ये जाके काम नहीं करना चाहते। पार्लियामेंट जाली है, पार्लियामेंट में नहीं जाना,
पार्लियामेंट। देखिए वो असल में चाहते हैं, वो कहते हैं ना कि वो या मुकम्मल मिले या कुछ भी ना मिले और तहस नहस हो जाए। हाँ। तो वो दे आर गोइंग फॉर द फुल बोर, वो पावर, ताकत लेना चाहते हैं ताकि वो ताकत के साथ बैठें, मुकदमे ख़त्म करें, ये मामलात हैं इनको ख़त्म करें और कहें कि जी हम बिल्कुल पाक साफ होकर दोबारा से इलेक्शन में एक नया इलेक्शन कराएंगे। या ये कि फिर कोई बिल्कुल ही तख्ता उलट जाए और तख्ता उल्टे तो फिर कोई ऐसे लोग आ जाएं जिनकी बुनियाद पे ये कह सकें कि ये जी तमाम का तमाम जमहूरियत का सफ़र आगे। तो मेरा सिर्फ PMLN की बात नहीं है, इन सब पार्टियों का कसूर ये है कि जहाँ पे इनको काम करना है, इलेक्शन कमीशन हो, इलेक्शन के रिफॉर्म्स हों, बाकी नैब वाले रिफॉर्म्स हों, कोई और किसी किस्म का काम, दे हैव टू सिट। देखिए जी वो कहते हैं कि बरतानवी पार्लियामेंट किसी मर्द को औरत डिक्लेयर कर सकती है और औरत को मर्द डिक्लेयर कर सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है तो भाई आप अपनी पार्लियामेंट को फाल बनाइए। और हमारे तमाम मसाइल का, असल में सियासी मसाइल का हल भी यही है कि पार्लियामेंट को फाल होना चाहिए, इसको एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में आना चाहिए, फंक्शनल पोजीशन में आना चाहिए और पता लगे कि वो वाकई सॉवरेन है और सॉवरेन फैसले कर सकती है। जब तक वो नहीं होगा कोई ना कोई, कभी जुडिशरी आ जाएगी, कभी एस्टेब्लिशमेंट का जोर आ जाएगा, कभी इलेक्शन कमीशन मजबूत हो जाएगा, कभी कोई और इदारा मजबूत हो जाएगा। तो ये हमेशा चीखते रोते रहेंगे कि जी हमारी जो पॉलिटिशियंस की और जब पार्लियामेंट की सॉवरेंटी है वो इम्पैक्ट हो रही है। मेरा ख्याल है यहाँ पे देखने की जरूरत है। ठीक मोना, दो चीजें, मुल्क आइन के मुताबिक चलना चाहिए। इमरान खान साहब भी ये कहते हैं, PDM, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल, मरियम, ये सब ये कहते हैं। लेकिन आइन के मुताबिक चलाने के लिए, कमिंग बैक टू व्हाट शहजाद चौधरी साहब इज सेइंग, पार्लियामेंट के अंदर आपको बैठना पड़ेगा। पार्लियामेंट में आप जब भी बैठते हैं, आप सवाए गालम गलोच के या एक दूसरे की वो किरदार कुशी करने के अलावा आप कुछ करते नहीं। एक लॉ के ऊपर, किसी लॉ मेकिंग पर आपकी कोई डिस्कशन नहीं, आप लोग विलिंग ही नहीं है इस पर। तो फिर ये हमें बताने के लिए क्यों ये सब कुछ है? ये बात बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट, अगर आप इस तौर पर देखें कि अगर मुआशरा भी अपनी जो भी इंस्पिरेशन है वो पार्लियामान से ही ड्रॉ करता है, तो आप अंदाजा लगा लें कि हमारी पार्लियामान में किस किस्म की मिसालें ये तमाम लॉ मेकर्स बैठकर सेट कर रहे हैं और हमारी आवाम को या अपने जो मुआशरे हैं, अपनी चले हलकों को ही बता दें कि उनको आप क्या पैगाम दे रहे हैं, कि आपने किस लिए हमें भेजा है। यही लड़ाइयां करने के लिए, सिर्फ TADS लेने के लिए, गालम गलोच, एक दूसरे की किरदार कुशी, यही तमाम चीजें चल रही हैं। इसके अलावा तो हमने कुछ भी नहीं देखा। हाँ। तो अब यही वाली बात है ना कि ये तमाम चीजें डेलिब्रेट भी हैं बहुत। ये तो एक तो सीधी सीधी बात है कि 90% ऑफ दीज थिंग्स आर डेलिब्रेट। ये तमाम चीजें 90% तक तो डेलिब्रेट ही हैं। उसके बाद अगर 10% कोई वो चीजें हैं जो कि चले जाने अनजाने में हो जाती हैं या अनजाने में हो जाती हैं, तो मुझे लगता है उनको तो हम बड़े आसानी से डिस्काउंट करते हैं। अगर इस पार्लियामेंट ने फाल तौर पर, मैं समझती हूँ, अगर 50% भी ओवर दीज इयर्स 2018 के बाद से अगर हम देख लें काम किया होता, तो मुझे लगता है शायद गालिबन इतनी तलखी ना हुई होती और इतनी बदमजगी ये जो दो हरीफ हैं, हुकूमत है और अपोजिशन है, इनके दरमियान ना होती। वर्किंग रिलेशनशिप्स इनके दरमियान नहीं है और मुझे लगता है ये एक बहुत ही मायूब सी बात है, अनप्रेसिडेंटेड है बुरी तरह से, क्योंकि हमने पहले नहीं देखा कि इतने तल्ख आपस में हालात हों कि वर्किंग रिलेशनशिप्स भी ना हो। चले आप सियासी तौर पर आप बयान करें, आप मीडिया की भी हाइप लें, सब कुछ करें, ये आपके हक हैं बतौर पॉलिटिशियंस, बतौर सियासतदान आपका ये हक है कि आपके हुकूक है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि जिस मकसद के लिए आपको भेजा है पार्लियामेंट ने, आपके अवाम ने, आपके हल्कों ने, वो आपको किस तरीके से देख रहे हैं। अब आप मुझे सिर्फ ये बात बताएं कि जो भी अपोजिशन में होती है जमात, वो इस्तीफे इस तरह से देते हैं, ख्वाह वो PTI हो, पहले वाले दौर में देख लें। मुना मुझे जरा आप मजाक में कि आप इस्तीफे दे रहे हैं, आपको लोगों ने भरोसा करके पार्लियामेंट में भेजा है, अगर आप अभी इस्तीफे दे रहे हैं ड्यू टू व्हाटसोएवर रीजन, आप मुझे ये बताएं। मुझे जरा ये चीज मोना मुझे जरा ये चीज शहजाद चौधरी साहब के पास लेकर जाने दीजिएगा। चौधरी साहब मुझे एक चीज बताएं, इस्तीफों की आजकल PDM के अंदर चल रही है, पीपल्स पार्टी मान नहीं रही, मौलाना साहब बनाने पे आए हुए हैं, मरियम को भी मिलने लाहौर एंड ऑल दैट। सर इस्तीफों के बाद क्या होगा? ये तो एक एक्सट्रीम स्टेप हो गया जो ये लोग प्लान कर लिए हैं, आपने रिजिग्नेशन दे दिए, उसके बाद क्या होगा? देखिए डिपेंड करता है कि इस्तीफे किस तादाद में आते हैं और कौन लोग देते हैं। अभी तक तो ये है कि PMLN भी शायद इस्तीफे नहीं देना चाहेगी, यानी कुछ मेंबर्स की रिजर्वेशन जरूर हो सकती है। ये हमें याद रखना चाहिए कि पंजाब की सियासत किसी किस्म की कोई नजरियाती सियासत नहीं है और इसकी वजह यह है कि ये तो इलेक्टेबल्स की सियासत है। ये कोई रेवोल्यूशन होने नहीं जा रहा, कोई इनकलाब बर्पा नहीं होगा। इनकलाब दो चीजों पे होता है, या नजरिए पे या भूख पे। तो पाकिस्तान यानी पंजाब के अंदर
ना नजरिया इस वक्त कोई बहुत मजबूत है और ना नजरिया कभी रहा है। वो कायदे आजम का दौर याद करते हैं, उसमें भी याद रखें पंजाब बिल्कुल आखिर में जाके कायदे आजम का पैगाम एक्सेप्ट किया था पंजाब में, क्योंकि खाते पीते इनके पेट भरे हुए हैं। ये पेट भरने वाले लोगों का काम नहीं है इनकलाब लेके आना। ये मुल्क इतनी आसानी से नहीं बनाते, ये अपना घर नहीं तोड़ते। इसलिए एक चीज तो ये है जो कि नहीं होने जा रही। मेरा ख्याल है कि इसकी वजह से PMLN जो है ये भी पीछे हटेगी। PPP वैसे ही एक जमहूरियत के रास्ते पे चलने वाली जमात है, मेरा ख्याल है वो तो पहले ही बता चुके कि वो नहीं आएंगे। तो जब इतने कम अगर आएंगे भी तो बहुत कम तादाद में आएंगे, तो मेरा ख्याल है उन पे री इलेक्शन कराना बहुत आसान हो जाएगा हुकूमत के लिए। तो मुझे कोई इसके अंदर किसी किस्म का कोई बड़ा खतरा ऐसा नजर नहीं आता। बिल्कुल ठीक है। मोना, शॉर्टली मुझे बताइएगा, पाकिस्तान जिस तरह भी बात हो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर इस्तीफा देने, क्योंकि राना सनाउल्लाह भी कहते हैं कि जी लॉन्ग मार्च होना चाहिए और इस्तीफों पर हम बात भी कर सकते हैं, इस सिनेरियो को आप कैसे एनालाइज करती हैं? शॉर्टली बताइएगा जी। ये बिल्कुल ठीक बात है, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ज्यादातर शहबाज शरीफ के, क्योंकि वो उस बेसिकली चैप्टर से हैं PMLN के, तो वो ठीक बात कर रहे हैं। यही बात मेरा ख्याल है हमजा शहबाज भी कर रहे हैं और होनी भी इसी तरह से चाहिए। अब मैं सिर्फ ये याद कराना चाहती हूँ, वो जो मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब का एपिसोड था, जब उनके इस्तीफे पहुंचे थे स्पीकर को, और फिर उन्होंने उनके साथ गालिबन एक और रुकन थे असेंबली के, उन्होंने बाकायदा बोला था कि ये हमारा कैप्टन सफदर का बड़ा भाई, कैप्टन सफदर का बड़ा भाई जी, तो उन दोनों ने बाकायदा कहा था ना, ये हमारा इन इस्तीफों से कोई ताल्लुक नहीं है, ये व्हाट्सएप पे आपको पहुंच गए वगैरह वगैरह। मतलब PMLN अपने तौर पे तो अपनी जमात से तो पहले इस्तीफे ले ले, उसके बाद पीपल्स पार्टी को कन्विंस करने की कोशिश करें। सिर्फ एक बात है, इस्तीफों से पहले और लॉन्ग मार्च से भी पहले ये लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन या तहरीक अदम एतमाद क्यों नहीं लेके आते हैं कौमी असेंबली में? उसमें इनको क्या कबाहत है? ये जो कॉन्फिडेंस का वोट था PM का, वो तो चले इन्होंने बॉयकॉट किया, वो उन्होंने नंबर पूरे करने थे, वो क्योंकि हुकूमत की लाई हुई एक तहरीक थी। अब ये अपने तौर पे ले आए नो कॉन्फिडेंस मोशन, या इनको अपनी सफों में इतना भी भरोसा नहीं है? सबसे पहले अपने वो ऑप्शंस तो एग्जॉस्ट करें कि जो आप इस्तीफों की बात कर रहे हैं। मैं इसी वजह से इसको एक दफा फिर से कंडेम करती हूँ, जो ये इस्तीफों की, मुझे लगता है ये बात ही बहुत ही अगेंस्ट डेमोक्रेसी है, अगेंस्ट ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ जमहूरियत है। ठीक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जब हम ब्रेक से वापस आते हैं तो हम सानिया मोटरवे पर जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, लाहौर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम ने, उनके सरबरा शारिक जमाल खान, DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर मेरे साथ होंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाजरीन, एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने सानिया मोटरवे का फैसला सुना दिया। वो दो दरिंदे आबिद मल्ली और शफकत अली उर्फ बग्गा, इन दोनों मुल्ज़मान को सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई गई है। 14 साल कैद भी सुनाई गई है। मैं सिर्फ इसका आपको एक बैकलॉग देता जाऊं कि 9 सितंबर को ये सानिया हुआ था और उसके बाद 13 सितंबर को वकारुल हसन जो था उसकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद 12 अक्टूबर को, ऑलमोस्ट अराउंड मंथ आफ्टर दैट, आबिद मल्ली को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने 17 दिनों के अंदर, और मेरे ख्याल में ये सबसे क्लोजेस्ट टाइमलाइन है जिसके अंदर अदालत ने इस केस को जेल ट्रायल किया और उसका फैसला फिर रिज़र्व किया गया था 3 मार्च को, जिसको सुनाया गया। इसके बाद 37 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। गवाहान में मुतासरा खातून और मुकदमा मुदई का बयान भी कलमबंद किया गया था। ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ, किस तरह चीज़ों को लेकर चला गया, और ये जो टाइम लाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं इतनी जल्दी कभी भी फैसले नहीं आते, ना ही एविडेंस इतना प्रोवाइड किया जाता है। ये केसेस तो बड़े लंबे चलते हैं। इस पर बात करेंगे अपने प्रोग्राम के इस सेगमेंट में। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है जमाल खान साहब ने। आप DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर हैं। थैंक यू वेरी मच शारिक साहब फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा, आर यू सेटिस्फाइड विद द आउटकम ऑफ दिस ट्रायल? जी एब्सोल्युटली, बिल्कुल। हमने जो केस तैयार किया था वो मैक्सिमम पनिशमेंट के लिए ही, जाहिर है पुलिस ये कोशिश करती है कि एविडेंस जमा करे और अदालत में पेश करे और ये साबित करे कि इन्होंने ये जुर्म किया था। और हमारी तफ्तीश के मुताबिक ये बिल्कुल इन्होंने किया था, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑनरेबल कोर्ट जो है वो उस एविडेंस को एक्सेप्ट करेगी और उसकी बेसिस पे इनको मैक्सिमम सज़ा देगी जो उन्होंने दी। तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ इससे। ओके, ट्रायल की अगर मैं बात करूं चैलेंजेस को लेकर, बिकॉज जितने हम अभी देख रहे थे 37 गवाहान और उसके बाद गवाहान में मुतासरा खातून, और ये सारों को लेकर जाना, इनके जो बयानात थे उनको कलमबंद कराना, ये
टाइम टेकिंग प्रोसेस था बहुत ज़्यादा, और फिर कमिंग बैक टू दैट कि 3 हफ्ते के अंदर ये सब कुछ क्लियर हुआ, इस पे क्या कमेंट करेंगे? जी देखिए, एक तो जो एंटी टेररिज्म कोर्ट के केसेस होते हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं, उनका एक टाइम, उसका पीरियड जो है वो लॉ के अंदर भी है। वो जो नॉर्मल हमारी कोर्ट्स हैं वो रूटीन के जैसे केसेस होते हैं उस तरह नहीं होते, वो जल्दी ख़त्म होते हैं। और दूसरी जो आपने बात फरमाई वो ज़ाहिर है पुलिस के हवाले से और प्रोसिक्यूशन के हवाले से भी उसमें बहुत एफर्ट थी, टीम्स मुख्तलिफ काम कर रही थी और उन्होंने इसमें कोई डिले नहीं होने दिया। तो ये आप ठीक फरमा रहे हैं कि जल्दी हुआ, उसकी ये दोनों वजूहात हैं कि एक तो एटीसी के केसेस जल्दी ख़त्म होते हैं, दूसरा पुलिस ने जो और प्रोसिक्यूशन ने जो अपना काम किया उसमें भी किसी किस्म का डिले नहीं आया। ठीक, अच्छा, एक चीज मैं इसी से बात करना चाहूंगा, वर्किंग ऑफ पुलिस एंड प्रोसिक्यूशन टुगेदर, क्योंकि हम पहले हमेशा देखते थे कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बड़ा स्ट्रांगली रहता था, लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर वर्किंग रिलेशनशिप कैसा रहा जी पुलिस का विद प्रोसिक्यूशन, जिसका रिजल्ट पूरी कौम जो है वो देख रही है, 3 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आया है जी? बहुत अहम सवाल है आपका, बहुत ही अहम सवाल है, और मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल पूछा। पुलिस का और प्रोसिक्यूशन की जो कोऑपरेशन है इस केस में भी और दीगर जो रूटीन के केसेस हैं उनमें भी वो पंजाब में बहुत अच्छी है। उसकी वजह से जो इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी है वो भी बेहतर हुई है, उसकी वजह से जो कन्विक्शन का रेट है हमारा वो भी बेहतर हुआ है। ज़ाहिर है प्रोसिक्यूशन अब पुलिस से एक अलहदा महकमा है, 2006 में प्रोसिक्यूशन एक्ट जो है वो पास हुआ था, उसके तहत प्रोसिक्यूशन पुलिस के जब हम केस ख़त्म कर लेते हैं और उसको चालान भिजवाते हैं तो उनके थ्रू वो वेट होते हैं और फिर आगे जाते हैं, तो उससे बहुत बेहतरी आई है। अगर कोई ये परसेप्शन है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो ऐसा नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर हो सकता है कि किसी लीगल पॉइंट के ऊपर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, लेकिन वो बिल्कुल प्रोफेशनल होता है, उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है और बहुत स्मूथली ये काम हमारा और प्रोसिक्यूशन का चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। आप जिस तरह प्रोसिक्यूशन की बात करें, ये जो हमारा इस वक्त एग्जिस्टिंग पीनल सिस्टम है, एक फैसला ये फैसला हो गया या पहले इस तरह के सानियात हुए जो हाईलाइट हो गया मीडिया के ऊपर, उसके ऊपर फोकस ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो हमारा डेली, मैं रोज़ाना की अगर बात करूं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इस तरह के जानवर फिर रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है, इसके ऊपर जो एग्जिस्टिंग पीनल सिस्टम है पाकिस्तान का, आपको लगता है उसको रीएड्रेस करने की ज़रूरत है या वो ठीक है? देखिए जी, पीनल सिस्टम दुनिया का जहाँ भी काम कर रहा है उसमें उसको रिविज़िट करने की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। पाकिस्तान का पीनल सिस्टम काम कर रहा है, ओवरबर्डन्ड ज़रूर है, पुलिस भी बहुत ओवरबर्डन्ड है, काम ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम हैं, ये इशू ज़रूर है। अब लेजिस्लेशन जो है वो तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, आपको गुज़रते हुए बदलते हुए वक्त के साथ अपने सिस्टम्स को, उनकी जो इवोल्यूशनरी ट्रेजेक्ट्री है उनको देखना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है और कानून को बदलना पड़ता है बदलते हुए वक्त के साथ। मिसाल के तौर पे आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले फोरेंसिक एविडेंस की तो कोई गुंजाइश कानून में थी ही नहीं। फोरेंसिक एविडेंस जो था वो मौजूद ही नहीं था। अब कोई केस हम फोरेंसिक एविडेंस के बगैर नहीं कर सकते, उसमें वो उसका लाजमी जुज़ है। तो इसलिए ये जो है, जो फोरेंसिक एविडेंस बीच में आ गया है उसके, और हम उसको ज़ाहिर है उसके थ्रू हमारा कन्विक्शन रेट बहुत बेहतर हुआ है, ये एक मिसाल है उस इवोल्यूशन की जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, 2 चीज़ें और, इस केस को पुलिस ने हैंडल किया और इनिशियली हमने देखा था बड़ा एक क्रिटिसिज्म भी आया था ऑन वन ऑफ द स्टेटमेंट, मैं उस पर अब बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप पुलिस के अंदर इसके अंदर परफॉर्मेंस देखें, हाउ डू यू रेट इट? एक्सीलेंट। मैं तो बहुत मुतमईन हूँ पुलिस की परफॉर्मेंस से। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर हूँ, ये मैं बिल्कुल आपको सच्ची बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस केस को पर्सनली ओवरसी किया है और प्रोसिक्यूशन के साथ मिल के किया है। तो इसमें पुलिस की परफॉर्मेंस इसलिए भी देखिए थोड़ी बेहतर है क्योंकि इसके अंदर एक ह्यूमन एलिमेंट भी है। जो कुछ हुआ उसने हर एक को तकलीफ़ पहुँचाई, चाहे वो आम शहरी हो या वो किसी इदारे में काम करता हो या वो पुलिस वाला हो या वो प्रोसिक्यूशन वाला हो, तकलीफ़ तो सबको हुई इससे। और ज़ाहिर है क्योंकि वो आप एक पर्सनल एलिमेंट उसके अंदर आ जाता है तो आप शायद एक्स्ट्रा
एफर्ट करते हैं और कोशिश करते हैं। इस केस में हमें वो नज़र आती है। दीगर भी इस किस्म के जो केसेस हैं, रेप केसेस हैं या और इस टाइप के केसेस हैं, उसमें हम भरपूर कोशिश करते हैं कि पकड़ें लोगों को जिन्होंने इस किस्म की कभी हरकतें की हैं और उनको कानून के मुताबिक सज़ा दें। ज़ैनब जैसा केस, सानिया मोटरवे जैसा केस आइंदा ना हो, इसको सद्देबाब के लिए क्या करने की ज़रूरत है अब? देखिए चीज़, इसके तो दो एस्पेक्ट्स हैं। अगर आपका इशारा पुलिस की प्रिवेंशन की तरफ है तो वो तो हम कर रहे हैं, पुलिस कर रही है, वो प्रिवेंशन उसकी आपको नज़र भी आती है, वो हो भी रही है। एक इसका एलिमेंट शायद इससे बड़ा है और वो है सोसाइटी की ओवरहॉलिंग। जब तक आप सोसाइटी की जो अखलाकी अक़दार हैं उनको जो पहले कभी हुआ करती थी उनको वापस लेकर नहीं आएंगे, या अखलाक के ऊपर जो हमारा शायद लैक ऑफ फोकस है, मुझे पता नहीं ये बात करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन अखलाकी तौर पे जो पिछले शायद 20-30 साल में जो थोड़ा स्लाइड आया है उसको रोकने की ज़रूरत है। और शायद ये सोशियोलॉजिस्ट का या साइकोलॉजिस्ट का काम है जो इसको देखें, परखें और फिर उसके लिए एक लाहे अमल जो है वो बनाएं, ताकि सोसाइटी जो है वो अपने आप को अखलाकी तौर से बेहतर कर सके। बिल्कुल ठीक। अभी आपने सोसाइटी की बात की, लास्ट मुझे ज़रा बताइएगा, ऐसे विक्टिम जो इस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं उनके लिए मैंने देखा कि उनकी जो आइडेंटिटी थी हमारी बहन की, हमारी बेटी की, वो हिडन रखी गई और हैट्स ऑफ टू दैट थिंग, बहुत कोशिश के बावजूद भी नहीं लोगों को आइडेंटिटी पता चली। एक जो परसेप्शन है कि अगर पुलिस ना चाहे तो गलत काम नहीं हो सकते, इसके अंदर आपका क्या व्यू पॉइंट है? नहीं जी, ये तो बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि पुलिस ना चाहे। बहुत सी चीज़ें पुलिस प्रिवेंट करती है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पुलिस प्रिवेंट करने की पोजीशन में नहीं होती। प्रिवेंशन एक जो सिक्योरिटी का पैराडाइम है पुलिस का, उसके अंदर उसकी बड़ी अहमियत है। जाहिर है कि प्रिवेंट आपने करना है, और अब लाहौर की हद तक मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत भरपूर कोशिश हो रही है कि प्रिवेंशन जो है वो हो रही है और उससे बेहतर हो। उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन आ जाती है, उसमें मुल्ज़िमों का पकड़ना और फिर उनको प्रोसिक्यूट करना और उनकी कन्विक्शन करना। पुलिस तो जाहिर है कभी ये नहीं चाहती कि क्राइम हो, उनका काम तो ये है कि क्राइम ना हो। वो हम अपनी भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन जाहिर है जहाँ इंसान रहेंगे, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, मामलात बिगड़ेंगे तो क्राइम भी होगा। लाहौर के हवाले से देखिए ना, दुनिया का 26वां बड़ा शहर है, इसकी आबादी आप देख लीजिए, यानी 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा है। और ये अगरचे बुनियादी तौर पे तो अर्बन शहर है, लेकिन इसकी पेरिफेरी के ऊपर आपको देहाती इलाके भी मिल जाते हैं। तो इसका जो क्राइम का पैटर्न है वो बड़ा एक पिक्यूलियर पैटर्न है। उसमें पुलिस जो अपनी महदूद वसाइल में कर सकती है, मेरे ख्याल है वो बहुत अच्छी कारकर्दगी और परफॉर्मेंस है, और हम इसको मज़ीद बेहतर बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। शारिक जमाल खान साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल टाइम। व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम मेरे ख्याल में आज बतौर एक कौम वी आर स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। वक्त ज़रूर याद रखेगा कि पाकिस्तान के अंदर अदलिया के फ़ैसले कैसे थे। आज इस एंटी टेररिस्ट कोर्ट का फ़ैसला जो कल हुआ है, ये बिल्कुल एक जागती मिसाल है पूरे मुल्क के लिए। दो चीज़ें मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक वक्त आया था इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि वो जो बच्ची थी उसने कहा कि मैंने इन्वेस्टिगेशन के अंदर अपने आप को पेश नहीं करना। उसकी रीज़न कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने, जब इनका जेल ट्रायल हुआ वहाँ पर जो बातचीत हुई, जो कुछ हुआ, उसके वीलॉग्स बनाए। सो खुदारा मीडिया को मिसयूज़ मत करें। और दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ ज़रूर, अब जबकि इसका फ़ैसला आ चुका हुआ है, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे ख्याल में आज से पहले मीडिया पर नहीं बताई गई। इनाम गनी जो इस वक्त IG पंजाब हैं, अपनी ज़ाती प्राइवेट कार के अंदर खुद इस खातून के घर पर गए, प्राइवेट कार में, विदाउट एनी सिक्योरिटी और एनीथिंग। ही वेंट देयर, ही कन्विंस्ड हर एंड कन्विंस हर टू दैट एक्सटेंट कि बेटा आप इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनो और यही पुलिस आपको वो सिक्योरिटी और वो इंसाफ मुहैया करेगी। सो जहाँ पर हम एक जगह हमेशा रेफरेंस देते हैं कि CCPO लाहौर ने क्या कहा, मैं ज़रूर कहूँगा कि पुलिस के अंदर हर किस्म के अफसरान हैं। सो इफ़ द कमांडर ऑफ द फोर्स इज़ डूइंग सो,
दैट एक्चुअली मीन्स, जिस तरह अभी हमने डीआईजी शारिक जमाल की बात सुनी, उस वक्त जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन थे शहजादा सुल्तान, ही वॉज द पर्सन हु वॉज हेडिंग ऑल दिस इन्वेस्टिगेशन. सो लेट्स गिव द क्रेडिट. अगर इन लोगों ने कुछ बेहतर किया है, क्रिटिसिज्म हमेशा करें, लेकिन आज ये फैसला प्रोसिक्यूशन और पुलिस का इकट्ठे काम करना ये गवाही देता है कि अगर हम लोग एक फोकस तरीके से चलें तो पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकते हैं, और कोई भी क्रिमिनल, चाहे उसका ताल्लुक जिस मर्जी तबके से हो, ही विल बी बिहाइंड बार्स. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे. मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.